कोचिंग नेसेसरी या वेस्ट ऑफ मनी? I would say necessary. First attempt prelims not clear, second attempt prelims not clear, third attempt prelims not clear. UPSC भी एक वॉर ही है और इसमें आप एक योद्धा ही हो। मतलब you have to be hardworking as well as you have to be little bit lucky also. अगर आप एक योद्धा होते तो आप अभी किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो मुझे बताओ? हथियार कैसे चलाने हैं? हथियार कैसे चलाने हैं, अगर किसी ने ऐसे मारा तो मुझे क्या करना क्या है, डिफेंसिव मुझे करना ब्लॉक है? कैसे करना है। SIR अभी परफॉर्म कर रही है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अभी SIR एग्जैक्टली है क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है, उनको कहाँ से पावर आती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है, 1950 क्या है, 1951 क्या है, इनमें कहाँ पे डिफरेंस आता है। जब तक ये आपको इसका बेसिक नहीं पता है फिर इसमें होने वाली हलचल आप लोगों को नहीं समझ में आने वाली है। मेरा सजेशन है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी अच्छे से ढंग से पहले एक बार उसके बेसिक सारे के सारे कवर करो। कवर करने के बाद में फिर अगर आप करंट अफेयर्स की तरफ में, इनके बाद अगर आप करंट अफेयर्स की तरफ में झुकते हो तो बेटर है। अदरवाइज फिर ऐसे कुछ करंट अफेयर्स करने की कोशिश कर सकते हो जैसे वीकली करंट अफेयर्स, कि भाई हफ्ते में एक बार कोई करंट अफेयर्स अगर सिखा दे रहा है। और लोग क्या करते हैं 2-2 घंटे तो दिन में करंट अफेयर्स के लेक्चर कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे पास में टाइम कहाँ है, तुमको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी हिस्ट्री करना है और प्लस तुमको अपना ऑप्शनल कवर करना है। अब तुम्हारे पास में टाइम ही कहाँ है कि तुम 2-2 घंटे के करंट अफेयर्स के वीडियोस देखते बैठो, या 2-2 घंटे 3-3 घंटे तुम खुद से न्यूज़पेपर पढ़ते बैठो। टाइम ही नहीं है आपके पास में। तो वही है, आपने जो बात की, मुझे जब तक पता है जीएस की नॉलेज सबको होगी। GS 1 में क्या है, GS 2 में क्या है, GS 3 में क्या है, GS 4 में क्या है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करें? ऑप्शनल सिलेक्ट करना और शादी के लिए लड़की या लड़का सिलेक्ट करना दोनों सेम ही चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है इंटरेस्ट होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, ये अच्छा होगा या वो अच्छा होगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी देखो अगर हम लोग यूपीएससी का इतिहास देखें ही तो उसमें से सभी ऑप्शनल से लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। अब थोड़ा सा उसमें पॉलिटिकल साइंस का प्रमाण ज़्यादा है, उसके पीछे रीज़न है कि प्रीलिम्स पास करने वाले लोग पॉलिटिकल साइंस के ज़्यादा होता है। ओके, वो भी मैटर करता है। बताता हूँ कैसे कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस का ओवरलैप जो है वो लगभग 65% ऑफ जीएस के सिलेबस के साथ में होता है। अब इस वजह से क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंस में मतलब अगर आप अभी 14,000 लोग अगर पकड़ोगे और तो 14,000 में अगर 5,000 लोग पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, क्योंकि उनका प्रीलिम्स से इजीली क्लियर हो गया। इजीली क्लियर इसलिए हो गया क्योंकि बहुत ही डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है और वो डिटेल पढ़ाई करते करते आप लोग इवन जीएस की भी बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हो, तो अलग अलग बहुत ज़्यादा पढ़ाई इनको करनी नहीं पड़ती है। तो पॉलिटिकल साइंस इनके वालों का थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग फिर पॉलिटिकल साइंस ही ले लें। ऑप्शनल आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, अपना एक इंटरेस्ट होना चाहिए सबसे पहले। आप एटलीस्ट उसके साथ में 1 साल टिको, इतना आपको उस सब्जेक्ट से प्यार करना पड़ेगा। चाहे वो एंथ्रो ले लो, चाहे बॉटनी ले लो, चाहे जूलॉजी ले लो, चाहे PSR ले लो, चाहे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, लेकिन 1 साल तो आपको प्यार करना पड़ेगा। रीज़न भी आपको 6 महीने तो पहले उसको पढ़ना है। उसके बाद में आप लोगों को जनवरी-फरवरी में ही जब यूपीएससी अपने फॉर्म रिलीज करती तभी आपको बता देना पड़ता है कि आपका ऑप्शनल का सब्जेक्ट क्या होगा। ये आप लोग मेंस के बाद नहीं बताते हो, ये आप लोग प्रीलिम्स के ही पहले एकदम जनवरी-फरवरी में बताना पड़ता है जब फॉर्म फिर। हाँ, अब फॉर्म आया उस समय आपने भर दिया ना, उसके बाद में फिर आपको आगे पूरे 1 साल तक उसी के साथ में रुकना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो अपना इंटरेस्ट देखिए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि जीएस के लिए अगर आपने कभी कोई क्लासेस नहीं भी लगाए तो चल जाता है, ऑप्शन के लिए जरूर क्लास लगेगी। ऑप्शन में बहुत छोटे छोटे नीटी डिटेल्स होता है, चाहे सोशियो हो, चाहे पबैड हो, चाहे एंथ्रो हो, या PSR ही क्यों ना हो, इन सब में बहुत छोटे छोटे डिटेल्स होता है। उसके लिए अगर सही एजुकेटर मिल जाए ना तो 50% काम तुम्हारा वही खत्म कर देगा। भाई PYQs लेकर के आने का काम उसका होगा। भाई अपने करंट अफेयर्स के अगर कोई अपडेट्स हैं जो नोट्स में इंटीग्रेट करने वो दे देगा, नोट्स वो आपको दे देगा। तो आपका काम है बस लेक्चर अटेंड करना, सीखना और उसके बाद में उसके नोट्स बना करके टेस्ट सीरीज वगैरह दे करके रेडी हो जाना। मेरा कहना है कि ऑप्शनल में एटलीस्ट आपको एक एजुकेटर हमेशा होना चाहिए। और तीसरा है कि फिर ठीक है, आप छोटे मोटे बाकी के फैक्टर्स देख सकते हो कि भाई मेरा ग्रेजुएशन में यही सब्जेक्ट था तो मैं उसको ले लेता हूँ, या फिर इसमें करंट अफेयर्स का रोल कम है या ज़्यादा है, उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकता हूँ। डिपेंड ऑन चॉइस कि आपका क्या इंटरेस्ट है। किसी को इंटरेस्ट में हो, रहना, एक उस इंटरेस्ट को लेकर के एक एजुकेटर ढंग से मिल जाए। फॉर एग्जांपल मान लो किसी का इंटरेस्ट जो बॉटनी में है, आपने ग्रेजुएशन भी बॉटनी में कर लिए, बट आपको कोई ढंग का एजुकेटर ही नहीं मिल रहा उसके अंदर में सिखाने के लिए। अब फिर वो नोट्स फिर आप खुद बनाते बैठोगे
फिर वो सारे के सारे करंट अपडेट्स आप बनाते बैठोगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो भी आप देखते बैठोगे, तो फिर आपको क्या क्या करोगे ना। तो इसके लिए फिर सजेस्टेड यही है कि आप एक एजुकेटर ढूंढ लो, उसके ऊपर सब डाल दो कि भाई अब तू ही करवा हमारा, नहीं ओके, तो ये एजुकेटर पे डिपेंड कर सकता है, वो जितना जल्दी एक अंडरस्टैंडिंग करे तो वो डिपेंड करता है। साथ में मैं देख रहा हूँ लोग GS 1 से लेके 4 में स्कोरिंग सेम होती है। अगर आप टॉप 100 की लिस्ट निकालोगे तो आप देखोगे GS 1 में किसने टारगेट किया, वो सेम ही होता है, थोड़ा एक माइनर डिफरेंस होता है। बराबर। जो डिफरेंस पैदा कर रहा है वो है ऑप्शनल और ऐसे जैसे ऐसे भी है और ऑप्शनल भी है। अगर मुझे ऐसे की प्रिपरेशन करनी, आपने बता दिया कि ऑप्शनल की प्रिपरेशन ऐसे कर सकते हैं, पर मुझे अब ऐसे की करनी है प्रिपरेशन, तो ऐसे के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे के लिए देखो सच बताऊं तो जब तक आपका सिलेबस अगेन पूरा देख करके नहीं होता है, ऐसे की प्रिपरेशन सबसे लास्ट में होती है। पॉलिटिकल, आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, IR, ये सब पढ़ने के बाद में अपना ऑप्शनल भी ढंग से करने के बाद में फिर ऐसे की तरफ में जाओ, तब आपको जो पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा सूझेंगे। फिर उसमें आजकल फिलोसॉफिकल ऐसे ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा एथिक्स वगैरह अगर आपका हो गया है तो आप लोग उनको एड्रेस जो कर पाओगे। उसमें बेस्ट स्ट्रैटेजी है टॉपर्स की कॉपीज़ देखो, जो भी टॉपर्स बने हुए हैं उन्होंने ऑलरेडी मल्टीपल एसेज लिखे हैं, उनके देख देख करके उनसे सीखते रहो। और अदरवाइज अगेन अनअकैडमी के बहुत अच्छे सर हैं, चंद्रमौली सर, तो ये भी बहुत अच्छा ऐसे जो सिखाते हैं, तो उनके भी आप कुछ वीडियोस देख सकते हो जो एकदम फ्रीली अवेलेबल है। तो ऐसे का हमने क्लियर कर लिया कि ऐसे की प्रिपरेशन ऐसे कर रहे हैं। एक लगातार एक क्वेश्चन होता है कि कितना घंटा पढ़ना है। आपने बता दिया GS 4 है, ऑप्शनल कर लो, ऐसे कर लो, कितना पढ़ना है? निकल मेरी रील्स आती है कि 20-20 घंटे में पढ़ रहा हूँ। रैंडम तुक्का नहीं मारूंगा। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों अराउंड एक 25 से 30 आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं, तो मैंने आपको एकदम गिन करके बताया, ऐसे ही मैं आपको गिन करके बताता हूँ, ठीक है। आपको मैंने बताया कि लगभग 100 घंटे आपका 100 लेक्चर्स यानी कि 200 घंटे तक आपको हिस्ट्री करना है, 200 घंटे ही आपका ज्योग्राफी जाएगा, ठीक है। पॉलिटी अगेन अगर आपने 100 घंटे भी पकड़ा तो भी वो हो गया। इकोनॉमी अगेन आपके लगभग 90 लेक्चर यानी कि 180 घंटे तक वो भी जाएगा, क्योंकि उसमें सारे डिटेल जो है वो आप लोग जो है वो देखने वाले हो, ठीक है। तो इन सब को अगर हम लोग पकड़े, इन सब को अगर हम लोग अब देखें, तो हमको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा काम अपना नहीं होगा अगर आप लोग हार्डली 2-2, 4-4 घंटे पढ़ो तो। आपको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट जो दिन में शुरू करने पड़ेंगे। 3 सब्जेक्ट्स में 2 घंटे मान लीजिए आपने पॉलिटी की, तो 2 घंटे आपको वापस उसको स्टडी करने के लिए देने पड़ेंगे। चलो 1.5 घंटा दे दिया आपने, ठीक है। 2 घंटे आपने पॉलिटी किया, 2 घंटे आपने हिस्ट्री किया, और 2 घंटे आपने अपना ऑप्शनल किया पॉलिटिकल साइंस। कितने हो गए आपके? टोटल 6 घंटे तो सिर्फ पढ़ने में चले गए। सिर्फ पढ़ रहे हो आप, लेक्चर देख रहे हो। प्लस इसमें से अब आप लोगों को खुद से यहाँ पर जो है पढ़ना भी पड़ेगा। जो भी पढ़ा है, एक सबसे बड़ी क्लासिक मिस्टेक अगर स्टूडेंट्स कोई करते हैं तो वो ये है कि सिखाया हुआ जो भी है उसको वापस ना पढ़ना। आपको क्या लगता है, आप बहुत एकदम तीसमार खान हो क्या कि एक बार आप लोग पढ़ लोगे और आपको हमेशा हमेशा याद रह जाएगा? नहीं होता है किसी को। आपको जो पढ़ाया गया उसको जब तक आप सेल्फ रीडिंग नहीं करोगे तब तक वो सॉलिडिफाई नहीं होने वाला आपके ब्रेन में। वो करने के लिए एटलीस्ट अगर मान लो आप, मैं तो कहूँगा 1.5 घंटे देना पड़ता है। 1-1 घंटा भी अगर आपने पकड़ा, 1-1 घंटा भी अगर आपने पकड़ा तो 3 घंटे आपको वो देने हैं, टोटल हो गए आपके 9 घंटे। 1 घंटा एटलीस्ट दिन में आपने PYQs देखने चाहिए, आपने सिलेबस का वापस रीडिंग करना चाहिए, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स 20-25 मिनट भी अगर आप देख रहे हो तो उतना आपको करना चाहिए। तो मिनिमम सब गिन गिना करके अगर मैंने निकाला है तो 10 घंटे है, 10 घंटे मिनिमम है। और इसमें अगर आपके 1.5 घंटे अगर सेल्फ रीडिंग में अगर जा रहे हैं, असाइनमेंट में जा रहे हैं, आंसर राइटिंग में जा रहे हैं, तो 1.5 घंटा और जोड़िए तो लगभग 11.5 घंटे तक आपका दिन में निकल करके आता है। अब लोग बोलेंगे इतना इतना पढ़ना पड़ता है क्या, तो हम लोग करें क्या? तो भाई मत करना, तुझे किसने बोला है, मत कर। पहली बात तो अगर तुम सीरियस नहीं हो, तुम्हारे अंदर में अगर आग लगी हुई नहीं है, तो आओ ही मत ना यहाँ पे। किसने बुलाया तुमको? किसने बुलाया? मत आओ, हमको जरूरत नहीं है। UPSC इज एग्जाम ऑफ रिजेक्शन। इस चीज को बहुत अच्छे से बांध लो। तुम लोग यहाँ पर रोते रोते अगर आओगे और बोलोगे अरे यार मैं तो 2 बच्चों की माँ हूँ, और फिर भी मैं देखो रोटी बनाते समय भी कान में ईयरफोन्स डाल करके लेक्चर सुनती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ, रात में बैठ करके ऐसे करती हूँ, मैं जॉब करता हूँ, दिन भर जॉब करता हूँ, 12-12 घंटे जॉब करता हूँ, उसके बाद में आ करके भी मैं 6-6 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ,
मेरे घर में पैसे नहीं है तो मैं ये काम करते हुए जॉब करते हुए पढ़ाई कर रहा हूँ या और कुछ है, उस सब से यूपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूपीएससी का सिंपल कहना है ये मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है तो लिख वरना निकल। इट्स एग्जाम ऑफ रिजेक्शन। वो सिलेक्ट करने बैठे ही नहीं है। अरे भाई 10 लाख लोग तुम्हारे जैसे यहाँ पर बैठे हैं तो तुम कितना रोना सुनाओगे उसको? इतना रोना सुना करके कोई मतलब नहीं है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका उत्तर आता है क्या? उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं जानना है। तेरे जिंदगी में कितने दर्द चल रहे हैं, तेरे मम्मी पापा का झगड़ा चल रहा है इसलिए तेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, तेरे गर्लफ्रेंड ने तुझे कुछ तो बोल दिया है, तेरे गर्लफ्रेंड का अफेयर चल रहा है, उन सबसे यूपीएससी को क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं। क्वेश्चन है, आंसर लिख सकता है तो बोल वरना जा। तो इसलिए यहाँ पे ना बहुत एकदम खुद को सॉफ्ट हैंड से ट्रीट मत करो। 10 से 11.5 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर तुमसे नहीं होती है तो प्लीज मत करो, मत आओ, हमको नहीं है आपकी जरूरत। तो जो आपने बात की 10 से 12 घंटे की प्रिपरेशन करनी है, एक सीधा मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या इसके लिए मुझे दिल्ली जाना जरूरी है? क्योंकि दिल्ली एक हब माना जाता है यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में। तो क्या दिल्ली जाना इज अ गुड थिंग और नॉट? 2019 के पहले तक दिल्ली के अंदर में एक डिस्टिंग्विश्ड एडवांटेज हुआ करता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके चलते अगर दिल्ली जाते थे तो मतलब कोई फ़र्क नहीं, मतलब फिर उसको एडवांटेज डेफिनेटली मिलता था। बट जब से कोविड आया और उसके बाद में जो ऑनलाइन एजुटेक सेक्टर में जो रेवोल्यूशन आया है, आज आप जितने क्लासेस कहो, अनअकैडमी तो है ही वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म, उसके अलावा भी बहुत सारे, आप जिस भी दिल्ली के इंस्टीट्यूट की आज आप बात कर लो वो आपके एरिया में ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप अपने घर में रहते हुए उसका प्रिपरेशन कर पाते हो तो दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद दिल्ली 3 साल रहा हूँ, 2016, 17, 18 तीनों साल में दिल्ली में था। तो आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बहुत सारे नोट्स मिलते हैं वो भी मिलते हैं, बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं वो भी मिलते हैं, नो डाउट ये एडवांटेज है और इसलिए लोग वहाँ पे जाते भी हैं, इसलिए हम उसको मक्का मदीना भी कहते हैं यूपीएससी का। बट अब वही एजुकेटर्स अगर आपके पास में ऑनलाइन अवेलेबल है और आप में अगर वो करने की क्षमता है, अपने ऊपर में सेल्फ कंट्रोल है, तो आप अपने सिटी से भी कर सकते हो। और एक चीज़, दिल्ली जाओगे पैसा बहुत सारा लेकर के जाना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल हिसाब बताता हूँ, नहीं कहा तो भी आपका एक लगभग 12 से 15 हज़ार का आपका रेंट लगेगा, 5-1 हज़ार आपके खाने पीने का खर्चा हो गया, तो आप ऐसा मोटा मोटी पकड़ो 20,000 रुपये आपको उसके लिए देना है। फिर आप जो भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हो उसकी फ़ीस दो, फिर और भी वहाँ पे दिल्ली में भी एयर पोल्यूशन वगैरह की भी प्रॉब्लम है, किसी को अकेला भी फील होता है, किसी से वो कंपटीशन सहन नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से अगर तुम मेंटली स्टेबल हो करके वहाँ पर पढ़ पा रहे हो तो और पैसा है तो फिर ठीक है आप जाओ, बट अगर नहीं है तो कोई बहुत एकदम अलग से डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आप नहीं है। मुझे यही कहना है, आज आप किसी भी शहर से कर सकते हैं। इनफैक्ट आजकल जितने भी टॉपर्स निकल रहे हैं अभी वो सब आउट ऑफ द दिल्ली ही निकल करके आ रहे हैं मेजर। अगर सर आप एक न्यूट्रल पर्सन बने, क्या आप एक न्यूट्रल बन के खुद के प्लेटफॉर्म को जज करना हो, क्योंकि आपके जैसे प्लेटफॉर्म दूसरे भी है, तो आपका प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म से कैसे बेटर वे में ले सकते हो? आप अनअकैडमी की बात कर? हाँ बिल्कुल। मैं मुझे अंदर से लगता है मैं एक बहुत अच्छा सेल्स पर्सन हूँ, और उस सेल्स पर्सन के अंदर में ना मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं किसी चीज़ में एकदम मेरे खुद के कन्विक्शन ना होना, मैं उस चीज़ को सेल नहीं कर पाता हूँ ढंग से। ठीक है, मैं आज भी ऑन कैमरा और एकदम डंके की चोट पर ये वाली बात कहना चाहता हूँ, इस समय में इंडिया में अनअकैडमी से बेटर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, खास करके यूपीएससी के सिलसिले में। एक अगर हम लोग बात करें तो कॉस्ट वाइज मैं आपको बताता हूँ, हार्डली 32,000 में आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन वगैरह मिल जाता है अनअकैडमी। एक आध साल का अगर आप ले रहे तो भी 20 या 22,000 के अंदर में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट वाइज हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, तो अफोर्डेबल है। बट उससे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारी फैकल्टी लाइन। मैं आपको बताता हूँ इससे बेटर फैकल्टी लाइन, मैं ऐसा कहता हूँ ये लोग जितनी हमारी फैकल्टी है ना, ये उनके सब्जेक्ट में से डूब करके बाहर निकले हुए हैं। आप आरती छावरी का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। आर्ट एंड कल्चर में वो लेडी एकदम उसके अंदर में गोता लगा करके बाहर आई हुई है। इतना उनको नॉलेज है कि आर्ट एंड कल्चर अगर आपने आरती छावरी मैम से किया है, आपको और कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी की बात कर लो, मेरे खुद के लेक्चर्स आप देखो, मैं पॉलिटी भी सिखाता हूँ। इसके अलावा हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं सिद्धार्थ अरोरा सर, हम दोनों के लेक्चर्स देखो, एकदम इन डेप्थ
मुझे यहाँ पे सुदर्शन गुर्जर सर की पहचान देने की भी जरूरत नहीं है। आज अगर ज्योग्राफी का नाम लिया जाता है तो सुदर्शन गुर्जर को सबसे पहले वहां पे देखा जाता है। आज इकोनॉमी को इक्वेट किया जाता है मृणाल सर से। हाँ। इनफैक्ट इतना तक बताता हूँ, बाकी के जितने एजुकेटर्स हैं ना, वो लोग पहले देखते हैं कि मृणाल सर ने क्या सिखाया है, उनके नोट्स में क्या अपडेट किया है, वो मेरे नोट्स में मैं अपडेट कर दूं क्या। मैं ऐसे ही अगर और भी आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊं, चाहे आईआर बताऊं, चाहे पीएसआर बताऊं, हम लोग जीते हैं, वो सब्जेक्ट ही जीते हैं हम लोग। एक एक सब्जेक्ट को हम लोग जीते हैं। करंट अफेयर्स की बात करो, चंद्रमौली सर एकदम डेडिकेटेड पर्सन है यार। वो बंदा मतलब उसको छुट्टी लेनी ही नहीं है, डेडिकेटेड वो है। करंट अफेयर्स उसको चाहिए, मतलब चाहिए। वो अगर वो नशा है उनको, द हिंदू का नशा। मैं कभी कभी चंद्रमौली सर को कहता हूँ कि द हिंदू का इंजेक्शन लिया क्या। और वो जब तक वो लेक्चर आज का डिलीवर ना कर देना, तब तक तो उनको नींद ही नहीं आती है। तो बात ऐसी है कि यहाँ के जितने भी एजुकेटर्स हैं, जो भी हैं, सारे के सारे अपने अपने सब्जेक्ट्स में एकदम एक्सपर्ट्स हैं, डूब करके बाहर निकले हुए हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। नो डाउट कि और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। हमारे भी थोड़े से डिसएडवांटेज ये हैं कि फिलहाल हम लोग मतलब था, अभी हम लोग उस पर काम कर दिए हैं, तो अब हम लोग और बेटर बन गए हैं। पहले ऐसा कहा जाता था कि तो प्रीलिम्स अगर किसी की नहीं क्लियर हो रही ना, आप आ जाओ हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप प्रीलिम्स पक्का क्लियर करोगे। मेंस के लिए हम लोग थोड़े वीक थे, लेकिन अब हम लोगों ने उसके राउंड में बहुत एकदम गहन चिंतन वगैरह किया है। अभी मेंस के लिए हम लोगों ने ऐसे कुछ मॉड्यूल्स वगैरह बनाए हैं। अभी हम लोग वैल्यू एडेड हम लोग नोट्स दे रहे हैं, कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज वगैरह हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ये भी शुरू कर दिया है कि हर एक लेक्चर के बाद में आप लोगों को कंपलसरी एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर आपको लिखना है। तो इन सब के चलते फिर मतलब हम लोग मेंस में भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। और इंटरव्यू के लिए तो भैया हमारा पैनल एकदम सब 30-30 सालों के लोगों को ही हम लोग बिठाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो ये प्लेटफॉर्म का एक एडवांटेज क्या हो सकता है? जैसे आप बोल रहे हो कि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है और कोई बंदा खुद से तैयारी कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म होने का एडवांटेज क्या है एक स्टूडेंट को? देखो, एक तो वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेटर्स आप लोगों को सीधा आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में मिल रहे हैं। आपको दिल्ली जा करके जो 20,000 तुम दिल्ली में सिर्फ एक महीने का रहने का और खाने का खर्चा देने वाले थे, वो 20,000 में आप पूरे एक साल भर की पढ़ाई करने वाले हो। कॉस्ट एडवांटेज है, बेस्ट टीचर्स का एडवांटेज है, टेस्ट सीरीज से लेकर के बाकी सारे इनिशिएटिव। हम लोग हमारी अनअकैडमी की मैगजीन बनाते हैं, आर्टिकुलेट नाम की मैगजीन है, जिसके अंदर में सारे करंट अफेयर्स हम लोग कवर करते हैं। बुक्स अगर थोड़ा सा एक आइकॉनिक नाम का अगर हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो, जिसके थोड़े से कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो उसमें आपको बुक्स भी दी जाती हैं, उसमें मेंटरशिप भी मिलती है। ये सब भी चीज़ें हम लोग करते हैं। और ख़ास करके हम लोग एक स्टूडेंट से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। मतलब आज अभी भी मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स अपनी सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लेकर के आज भी मेरे से पर्सनली बात करते हैं। और मुझे कोई ऐसा नहीं है मुझे भाग जाना है, मुझे कोई एकदम देखना नहीं है, मैं हमेशा वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आपने जो स्टैंडर्ड बुक की नाम लिया, आप खुद के भी नोट्स देते हो, अगर कोई बंदा है उसे स्टैंडर्ड बुक चाहिए तो वो कौन सी रहेगी? बिल्कुल, देखिए एक शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, भले ही कोई कितना ही कहे कि भाई एम लक्ष्मीकांत रिलेवेंट होते जा रही है, भाइयों और बहनों लक्ष्मीकांत से ही शुरू कीजिए अपनी प्रोफेशन को पॉलिटी के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आज भी स्पेक्ट्रम की बुक ही आप लोगों को लगने वाली है। आर्ट एंड कल्चर की बात करो तो नितिन सिंघानिया की जो आर्ट एंड कल्चर की TMH पब्लिकेशन की बुक है, वही आप लोगों को लगने वाली है। उसके टाटा मैकग्रॉ हिल की जो बुक है उसकी वो ही लगने वाली है। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए आप 11th-12th की NCERT भी अगर आप बेसिक्स कर दो तो भी मोर देन सफिशिएंट है। मृणाल सर के नोट्स इनफैक्ट इकोनॉमी के लिए आपको फ्रीली अवेलेबल होता है। उनके अलावा फिर श्रीराम IAS के भी नोट्स हैं जो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, वो भी आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। IR के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो बेसिक मैगजीन्स आजकल आते रहती हैं करंट अफेयर्स की, इंक्लूडिंग अनअकैडमी की आती है, या विजन वगैरह की अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो। तो ये बस एकदम छोटी छोटी यही बुक्स है जो आपको पढ़नी है। एंशेंट एंड मिडीवल अगर आपको हिस्ट्री करनी है तो उसके लिए अगेन 11th-12th की NCERTs स्टैंडर्ड मानी जाएगी। लेकिन एज आई सेड की शुरुआत अगर किसी को करनी है तो हमेशा 6th, 7th और 8th से ही NCERT से करनी है। सर आपने एक सोर्स बोले जो फेमस है, ऐसा तो क्या डिफरेंट है जो टॉपर और एक जो लो लेवल का बंदा है, क्योंकि वो भी 12 घंटे पढ़ेगा, वो भी 12 घंटे पढ़ेगा, दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है? सेम बुक है और वो टॉपर है और वो बॉटम है। फर्क पड़ता है एक्टिव रीडिंग का। जैसे कि एग्जांपल के साथ समझना हो तो एक्टिव रीडिंग का मतलब क्या होता है कि
एक बंदा जो है, मान लीजिए अभी आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि मान लो मैं पढ़ रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक। अभी क्या होता है कि बंदा ऐसे बैठा है मस्त एकदम अपना फंडामेंटल राइट, आज हम लोग पढ़ने वाले फंडामेंटल राइट। वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 के अंदर में दिए हुए हैं, पार्ट नंबर 3 के अंदर में दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसके ऊपर में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। ऐसे ऐसे आप पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, फिर पढ़ते जा रहे हो। अब थोड़ी देर में क्या हो जाएगा कि वो बंदा यहाँ बैठा तो है, लेकिन उतने में हाँ वो मेरे काका ने ना मेरे पापा को बोला था कि ये वाली ज़मीन मेरे को दे दे। फिर मेरे पापा ने बोला था कि नहीं दूंगा, उनका झगड़ा हुआ था, फिर मैं भी झगड़े में गया था। मन में तो आया था मेरा, मैं ये बोल दूँ वो बोल दूँ, आईपीएस बनूंगा। जिस दिन आईपीएस बनाना सबसे पहले काका को जेल में डालूंगा। उसके बाद में मेरी ऐसी चमचमाती कार आएगी ना, सब देखते रह जाएंगे। जो मेरे पापा जो मेरी गर्लफ्रेंड से शादी कराने के लिए जो मान रहे हैं ना, नहीं मान रहे ना अभी, वो भी मान जाएंगे कि हाँ भाई अदर कास्ट की लड़की तो भी शादी करा दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद में आप यहाँ से एकदम आधे पौने घंटे बाद में आप वापस बाहर आते हो, तब तक देखते कि अब यार अभी तक तो 3 ही पेज हुए हैं, 2 ही पेज हुए हैं। ये जो है इसको बोलते हैं पैसिव रीडिंग, कि आप जो है वो प्रेजेंट में प्रेजेंट ही नहीं हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हो क्या रहा है कि अब उतने में फिर थोड़ी देर में किसी का एक मैसेज आ गया, या एक आप ऐसे अपने इंस्टाग्राम के रील्स ऑन रखते हो, उसमें देखा, फिर उसमें बोला अरे बहुत फ़नी रील है भाई, देख देख। तुमने भाई ने एकदम फ़नी रील जो देख ली, और उसके बाद में फिर वो हो गया तुम्हारा कबाड़ा। फिर तुम कब वो रील में इतना टाइम वेस्ट किया पता ही नहीं चला। तो तुम बैठे दिखाने के लिए तो आप बैठे थे 12 घंटे, बट 12 घंटे पढ़ाई नहीं हुई। एक्टिव रीडिंग कैसे होती है? एक्टिव रीडिंग के अंदर में हमेशा सबसे पहले मैं लूँगा PYQ सिलेबस, और उसके बाद में मैं मेरा जो आज मुझे टॉपिक्स पढ़ने वो लूँगा। मैं एक बार PYQ देखूंगा कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर में यूपीएससी ने क्या पूछा है। आर्टिकल 21 को लेकर के कौन कौन से केसेस हैं, आर्टिकल नंबर 14 को लेकर के कौन कौन से केसेस हैं, आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 16 के अंदर में और कौन कौन से रिजर्वेशन, ये सब मैंने क्वेश्चंस देख लिए हैं, ये मैंने यहाँ का देख लिया है। अब जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहा हूँ ना, मैं एक एक मैप करते जा रहा हूँ, इसका लिंक इसको लगाते जा रहा हूँ, उसका लिंक उसको लगाते जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि ये हुआ है वो हुआ है, पेन मेरा कंटिन्यूस चल रहा है। ये जब पढ़ाई करता है आदमी तो ये एक्टिव रीडिंग से करता है। PYQ सिलेबस और आपके सामने जो नोट्स पड़े हैं उनको लेकर के पढ़ना। इसके पहले आपने लेक्चर देखा हुआ है तो इसकी वजह से आपको वो कंसेप्ट समझ में आया है। अब ये जब बंदा करेगा तो ढंग से करेगा। मोबाइल आपका साइड में है, बीच में कोई थॉट्स आपको जल्दी आएंगे नहीं, क्योंकि अभी क्या किया है आपने, अपने दिमाग में फियर जनरेट किया। फियर क्या जनरेट किया कि फंडामेंटल राइट पे मुझे पूछा था कि आर्टिकल 21 के रिलेटेड कौन कौन से केसेस हैं। वो शिट, मुझे तो पता ही नहीं कि कौन कौन से केसेस हैं, मैं क्या लिखूंगा। अब तुम्हारे दिमाग में क्या डर है, अरे यार मुझे पता ही नहीं कि आर्टिकल 21 को लेकर के ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरा सिर्फ एक ही काम होगा, इनमें सब में पढ़ते 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 ढूंढना कि आर्टिकल 21 के वो कौन कौन से केसेस हैं। फियर पैदा करना है। PYQ देखने के बाद में अगर आपको डर ना लगे और तुम्हारी अगर इच्छा ना हो कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास में अब तक आया क्यों नहीं, तो समझ लेना कि तुम एक फेल स्टूडेंट हो, और इट इज़ बेटर कि कल UPSC क्विट करने की बजाय आज करो। पैसे बचा लो। पैसा सेकेंडरी है। लोगों को क्या लगता है कि UPSC में आपने मान लो महंगी से महंगी अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर फीस भर भी दी तो कितनी भर दोगे? 2.5 लाख। वो 2.5 लाख इंपॉर्टेंट नहीं है। वो 2.5 लाख अगर बैठे 1 साल में कमा लोगे। इंपॉर्टेंट था वो 1 साल जो आपने अपने पीक जवानी का वेस्ट किया है। आपकी रेस जो है वो पैसे के साथ नहीं, आपकी रेस टाइम के साथ में चल रही है। खुद के टाइम के साथ। खुद के टाइम के साथ में। भाई ये जो साल आपका बर्बाद हुआ है ये वापस नहीं आने वाला है आपका। क्योंकि अभी तक क्या होता था, आप 6वीं की, 7वीं की, 8वीं की एग्जाम में 50% भी लेकर के आते थे तो आप अगले साल का प्रोग्रेस आपको मिल ही रहा था। अब 8वीं में 50 लाओ फिर भी आप 9वीं में जा रहे हो, 9वीं में 50 लाओ 10वीं में आप फिर भी जा रहे हो। आपका प्रोग्रेस रुक नहीं रहा था कहीं पे। यहाँ पर अगर आपने वो डिलीवर नहीं किया है तो आपका 1 साल बर्बाद, फिर वापस 1 साल बर्बाद, फिर वापस 1 साल बर्बाद, फिर वापस 1 साल बर्बाद, और ये आपके जुड़ते जाएगा। शादी की उम्र जा रही है, कुछ रिस्क लेनी थी, आज अभी आप यंग हो इसलिए आपने पॉडकास्ट सीरीज वगैरह शुरू की और इतनी हिट होते जा रही है। ठीक है, ये रिस्क आपने अभी ली ना, ये रिस्क आप 30s में ले पाओगे क्या? नहीं। ये रिस्क आप 32 में ले पाओगे क्या? कैसे लोगे? तब तुम
अपने करियर का सोचोगे, अपने बीवी बच्चों का सोचोगे, या क्या सोचोगे? तो ये जो रिस्की काम है ये जवानी में ही किए जा सकते हैं। तो जब कर रहे हो तो हम लोग उसको कहते हैं, मराठी में एक शब्द है, पूरी प्रामाणिकता से, है ना, 100% आप जो है डेडिकेशन से कीजिए। आप जो है किसी और को आंसरेबल नहीं हो, आपके टीचर को आंसरेबल नहीं हो कि तुमने असाइनमेंट किया है नहीं किया। आप किसको आंसरेबल है? आप खुद को आंसरेबल हो कि मेरे 1 साल का क्या है। पैसा नहीं, इधर 1 साल इंपॉर्टेंट है, वो 365 दिन जॉब की गए। तो ये आपने जो बनाया 365 दिन का फुल प्लान आपने दे दिया कि भाई ऐसे करना है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि नोट्स की रियल गेम क्या है? नोट्स बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? हुआ बना के रखा है, नोट्स बनाओ, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओ, जीएस के नोट्स बनाओ, ऑप्शनल के नोट्स बनाओ। सिंपल है, आपने नोट बनाए हुए हैं, ये क्यों बनाए हैं मुझे बताओ। कि मैं पॉडकास्ट को टॉपिक कवर पर का और मुझे याद रहे कि कौन से मुझे टॉपिक बोलने हैं। मेन मुद्दा है मैं बोलूँ नहीं, हाँ, मुझे याद रहे। सिंपल बात है। सिंपल। अब अगर मैं एक आधा कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में मुझे 100% चीज़ें याद नहीं रहेंगी। मैं कुछ ना कुछ चीज़ें भूलने वाला हूँ। जो भी चीज़ें मैं भूलने वाला हूँ उनका मैं नोट्स निकाल करके रखूँगा। जो भूलने वाला, सिंपल सी बात है भाई। अगर मैं भूल जाता हूँ कि फंडामेंटल राइट जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर में आता है, तो मैं लिखूंगा कि भाई फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 35 तक फंडामेंटल राइट आते हैं। ये अगर आप भूल रहे हो तो आप ये नोट करोगे। कौन सा फंडामेंटल राइट क्या है ये अगर आप भूल रहे हो तो आप नोट करोगे। मुझे अभी ये नोट करने की जरूरत नहीं है। जब मुझे ये सब अब ऑलरेडी पता है, मैं अगर मैं पॉलिटी के नोट्स बनाने बैठा, मैं ये सब लिखूंगा भी नहीं। मैं फंडामेंटल राइट में क्या लिखूंगा? मैं फंडामेंटल राइट के अंदर में केसेस लिखूंगा जो मैं भूल जाता हूँ। तो नोट्स जो है ना वो आपका कोई एक फिक्स्ड नहीं कि आज ये नोट्स बन गया तो हमेशा यही रहेगा। आपके नोट जो वो चेंज होंगे, आप क्या भूल रहे हो उसके बेसिस पे नोट्स बनेंगे। तो बनाते समय में आप लोग सिंपल है, उसको पढ़ लो। पढ़ने के बाद में अगर आप वापस से रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, जिन जिन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, नोट्स में उतारोगे। तो नोट्स ऐसे प्री की अलग और मेंस की अलग हो सकती है? देखो मतलब पहली बात तो ऐसे प्री और मेंस अलग अलग पढ़ाई नहीं होती है, सब कुछ इंटीग्रेटेड ही होता है। सिर्फ प्रीलिम्स में वो फैक्ट आपको याद रखनी होती है, मेंस में थोड़ा जनरल भी अगर आपको याद आए तो आप डेफिनेशन है, इसके पर्सपेक्टिव से हम लोग करते हैं। बट ऐसे मैं इसको प्री में रखूंगा और मेंस। अच्छा, और इसको सेग्रीगेट कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, मेंटेन कैसे करोगे पूरे 365 दिन? इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क। सिंपल है, आप नोट्स में वो लिखते जाओ। पहले नोट्स तो बकवासी बनेंगे, लेट मी टेल, नोट्स के रीइटरेशंस चलते रहते हैं, एंड तक चलते रहते हैं। मैंने जो पहली बार नोट्स बनाए थे और मैंने जो आखिरी बार नोट्स बनाए थे उनके बीच में हमेशा फ़र्क होगा। आप जब पॉडकास्ट कर रहे हो, पॉडकास्ट करते समय में क्या आपको ऑलरेडी आपकी स्क्रिप्ट पता थी कि आपको क्या बोलना है? नहीं। उसमें आपने उसका एक वर्जन बनाया, ड्राफ्ट बनाया, उसका दूसरा ड्राफ्ट बनाया, फिर उसका तीसरा ड्राफ्ट आपने फाइनल किया होगा कि भाई इसके अंदर में मुझे ये करना है, इसका ये फ्लो। वैसे ही नोट्स है यार। नोट्स के अंदर में भी आपका एक पहला नोट्स बनेगा जो फाइनलाइज नहीं होगा। उसमें हो सकता है पहली बार आपने बहुत एक्सेस इन्फॉर्मेशन लिख दी हो, दूसरी बार में आप और कट शॉर्ट करोगे, तीसरी बार में और कट शॉर्ट करोगे और क्रिस्प नोट बनाओगे। ओके, तो ये नोट्स के कॉन्सेप्ट में रखना है कि आपको लगातार बनाना है। सिंपल रूल है, जो भूल रहे हो वो लिखो। आपको लगता है कि ये मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये लिखना पड़ेगा। ओके, तो उसको प्रिया के साथ ऐड कर लो, देख लो जो याद नहीं रहा वही लिखना है। बराबर। तो सर नोट्स के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू में। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है? पहले ही दिन से? क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि मैं पहले ही दिन से इंटरव्यू बनूंगा। आपने वो अनुभव बस्सी का वीडियो देख लिया क्या? अनुभव बस्सी बोलता है भाई हमने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की, तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि सबसे आखिरी पड़ाव यानी कि इंटरव्यू से शुरू करके नहीं होता। ये अगेन एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। बेसिकली देखो, यूपीएससी आपसे क्या चाहती है? आप अच्छे रीडर हो, वो चेक किया जाएगा आपके प्रीलिम्स में। आप अच्छे राइटर हो तो आपका चेक किया जाएगा मेंस में। और एक आप अच्छे वक्ता हो, मतलब आपके मन में क्या चल रहा है ये आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो आप एक अच्छे, वो आपका चेक किया जाएगा आपके पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के अंदर में। आपको इंटरव्यू के लिए अलग से प्रिपरेशन है, जिन यू कैन नॉट रिमेन साइलेंट, यू विल हैव टू फॉर्म ओपिनियन, यू विल हैव टू स्पीक अप, यू विल हैव टू कम्युनिकेट। इतना आपको करना ही पड़ेगा और वही बस एक बेसिक एबिलिटी आपसे यूपीएससी जो चाहती है। तो आफ्टर ये सारे डिस्कशन के बाद एक एस्पिरेंट को प्रॉब्लम होती है, लाइक सबको पता, आपने ऑलरेडी सब डिस्कस कर लिया कि प्री कैसे करना, मेंस कैसे करना, इंटरव्यू कैसे करना है,
इस बीच के दौरान एक एस्पिरेंट है, वो फील करता है लोनलीनेस, अकेलापन फील करता है। इससे कैसे लड़ सकते हैं? क्योंकि वो फ्रेंड से दूर रहा है, सोशल मीडिया से दूर रह रहा है, फैमिली से दूर रहा है, जल रहा है कि अभी मेरे दोस्त आगे निकल रहे हैं, वो गाड़ी ले रहा है, वो शादी कर रहा है, ऐसा कुछ है, तो वो कैसे दूर करें? बिल्कुल है, मैंने खुद ने फेस किया हुआ है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2012 में, मैं 11 में पास आउट हुआ और 2012 में मैं सिमेंटेक नाम की कंपनी में काम कर रहा था। 2012 में मुझे 8 लाख रुपए वो दे रही थी जब मैंने छोड़ दी वो कंपनी। आज के हिसाब से वो 20 लाख के। अरे भाई 2011 के अंदर में एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास में कुछ भी नहीं था, वो अब जब 2012 तक जब पहुंचा है, उसके अकाउंट में हर महीने 60-70 हज़ार रुपए डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो मैं कितना एकदम लैविश लाइफ अपनी जी रहा रहूँगा, समझ रहे हो? वो सडनली पूरी तुमको ख़त्म करने के बाद में, अब मैं एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ पहले से, सारे दोस्त वो सब छोड़ करके तुमको पढ़ाई करनी है, लोनलीनेस की फीलिंग आएगी, दोस्त आगे जाते हुए की फीलिंग आएगी, ये सब आपको हमेशा फीलिंग आती रहेगी। लेकिन हमेशा याद रखना, वो रीज़न जिसलिए आप लोगों ने इस जर्नी को शुरू किया था, क्या रीज़न था, क्यों आपने शुरू किया था? कुछ तो रीज़न होगा ना आपका। भाई आप देश सेवा करना चाहते थे, आप और कुछ करना चाहते थे, आप पैसा कमाना चाहते। पहली बात तो ये फील्ड नहीं है पैसा कमाने की, आप यहाँ पे मेजरली देश की सेवा करने के लिए आते हो। पैसा कमाना है तो दूसरे सेक्टर है, बिजनेसेस हैं, वहाँ पे कमाओ। लेकिन आपका जो भी अल्ट्रा जो ऑब्जेक्टिव था, वो हमेशा याद रखना है कि मैंने क्यों ये शुरू किया था। जब आपको वो याद आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें स्मूदन होती जाएगी। और लोनलीनेस की बात बताऊं तो आप लोनली ही रहोगे इस जर्नी में। अकेले को ही प्रीलिम्स देनी है, अकेले को ही मेंस देनी है, अकेले ही पढ़ाई करनी है, अकेले ही इंटरव्यू लेना है। चाहो तो थोड़ा बहुत फैमिली का सपोर्ट ले सकते हो, जैसे कभी कभी होता था भाई, मेंटल प्रेशर आता था तो दोस्तों का सपोर्ट हो गया, फैमिली का सपोर्ट हो गया। बट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मत करो, क्योंकि अगर मैं आपको बताता हूँ 2013, 14 और 15 क्यों मैं फेल हुआ इन एग्जाम्स के अंदर में। जैसे 2013 की तो प्रीलिम्स ही उड़ गई, अब उसमें नहीं हुई, उसके पीछे वन ऑफ द रीज़न वाज दिस ओनली, मुझे मेरे दोस्तों की संगत चाहिए। मेरे दोस्तों की संगत अगर मैं लेते रहूँगा, मेरे दिन के 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद होने वाले हैं। अब दोस्तों की संगत, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरी संगत थी, बट उनसे मिलना है, उनसे बातें करनी है, इधर उधर की बातें करनी है, आपके दिमाग में वही बातें चलने वाली है। इन सब से होता ये है अल्टीमेटली कि आप जो अपना टाइम लूज़ करते हो, टाइम लूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पे 3 घंटे कम पढ़ाई किया, लेकिन उधर में वहाँ पे मैत्री जो है वो 12-12 घंटे पढ़ रही थी, वो तो अपना टाइम सारा का सारा यूज़ कर रही थी, तो वो उधर आईएएस बन गई, अब मैं कुछ नहीं बन पाया, प्रीलिम्स भी फेल हो गई। इशू वहीं पे आता है फिर। तो इसलिए जो है वो आप डिसाइड कर लीजिए कि संडे को मिलूंगा। रोज रोज लोनलीनेस तो रहेगा ही ना भाई, अकेले पढ़ना है तो जैसे संडे को मिलूंगा। थोड़ा बहुत अगर आपको लगे तो आप खाना खाते समय फ्रेंड्स या और कोई फनी सीरीज वगैरह देखनी है या किसी से बात करनी है, वो कर लो, बट डोंट टेक इट